लेक्चर नंबर हमारा 54। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, लेकिन नया चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चैप्टर 10 के एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। एमसीक्यूज में से क्वेश्चन एमसीक्यू नंबर 1 से लेके 10 तक अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पूछ लीजिए। 7 एडिशन ऑफ द वर्ड्स नॉन निगोशिएबल टू द क्रॉसिंग। इसका मतलब क्या होता है? रिस्ट्रिक्ट ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ चेक। क्या चेक ट्रांसफरेबल नहीं है? नॉट हो सकता है और रिस्ट्रिक्ट कर सकता है, लेकिन नॉट निगोशिएबल का लफ्ज ये रिस्ट्रिक्ट नहीं करता ट्रांसफरेबिलिटी को। से हम ट्रांसफरेबिलिटी निगोशिएबल होगा तो गुड फेथ से ही होगा, मतलब जो बैड फेथ है, जो डिफेक्टिव टाइटल है, वो इन गुड फेथ कंसीडरेशन नहीं कर सकता। हाँ फर्क नहीं भाई, ट्रांसफरेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकता जी भाई। और अच्छा, मेक्स नो डिफरेंस, नहीं इफेक्ट पड़ता है। डज नॉट रिस्ट्रिक्ट फर्दर ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ चेक। हाँ बिल्कुल सी ऑप्शन, ये फर्दर ट्रांसफरेबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट नहीं करता। हाँ क्या करता है? सिर्फ ये चीज इंश्योर करता है कि बैड टाइटल से गुड टाइटल ट्रांसफर ना हो, डिफेक्टिव टाइटल से गुड टाइटल ट्रांसफर ना हो, सिर्फ ये चीज इंश्योर करता है। ट्रांसफर हो सकता है, लेकिन गुड टू गुड ट्रांसफर हो सकता है। और कोई क्वेश्चन 10 तक? और कोई क्वेश्चन? भाई एक कौन सा मेरे भाई? 3 ए प्रॉमिस टू पे इज कंडीशनल इफ इट डिपेंड्स अपॉन सर्टेन इवेंट डेथ। क्या डेथ पे अगर डिपेंड करे कंडीशनल होता है? ये नहीं, लीगली कंडीशनल नहीं होता ना। दूसरा, द प्रॉमिस इज टू पे ऑन नेक्स्ट डेथ इफ ही लीव्स द मेकर इनफ मनी टू पे। ये कंडीशनल है, ये कंडीशनल है, ठीक है। तो ये भी ऑप्शन। इट इज टू पे ऑन डिमांड, नहीं ये कंडीशनल नहीं है। इट इज टू पे आफ्टर ए सर्टेन पीरियड, ये भी कंडीशनल नहीं है। डिमांड या टाइम इंस्ट्रूमेंट आपको पता है वैलिड होते हैं, ठीक है। डेथ पे भी कंडीशनल नहीं होता। हाँ ये कंडीशन लगाना कि डेथ पे अगर इतने पैसे मिले, वो कंडीशनल है। तो इसमें करेक्ट ऑप्शन क्या हुई? थर्ड में बी। क्लियर हो गया मेरे भाई? और की क्वेश्चन 9 वेयर ए चेक बेयर्स अक्रॉस इट्स फेस द नेम ऑफ द बैंकर। The crossing is special crossing, simple B option। और जी 7 addition of words जबरदस्ती के क्वेश्चन जी मेरे भाई, ये भी डिस्कस हो गया 7। और कोई क्वेश्चन? और कोई क्वेश्चन? 11 से 20 तक पूछ लो। 12 पूछना है आपने। 12 नहीं जबरदस्ती करना, क्वेश्चन पूछे अगर है तो। अच्छा 11 से 20 तक कोई क्वेश्चन, 11 से 20 तक जितने भी क्वेश्चन है, कोई क्वेश्चन उनमें? 12 सुन, चलिए 12 सुन। मिस्टर ए साइन द इंस्ट्रूमेंट इन द फॉलोइंग टर्म्स। मिस्टर ए ने इंस्ट्रूमेंट साइन किया, हमने रिक्वायरमेंट में वो कह रहा है करेक्ट वन इंस्ट्रूमेंट आइडेंटिफाई कीजिए जो करेक्ट है। यहां पे करेक्ट मींस वैलिड, उसे वैलिड का लफ्ज इस्तेमाल करना चाहिए था। बहरहाल समझ गया मुझकी बात। पहले मैं कह रहा आई प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी और ऑर्डर रुपीज 500, वैलिड है बिल्कुल। आई एक्नॉलेज्ड माई सेल्फ टू बी इंडेटेड टू मिस्टर बी इन रुपीज 1000, यहां तक एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है, लेकिन आगे कह रहा है टू बी पेन ऑन डिमांड फॉर वैल्यू रिसीव्ड। इसका मतलब क्या? ये वैलिड। अब ये एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट भी आ गई, प्रॉमिस टू पे भी आ गया कि मैं पे करूंगा जब मेरे से मांगो, तो ये भी वैलिड है, ये भी वैलिड है, दोनों वैलिड। थर्ड, मिस्टर ए प्रॉमिस टू पे मिस्टर बी सम ऑफ रुपीज 500 ऑन टेलीफोन। ये राइटिंग में आना चाहिए, एसेंशियल्स में पढ़ा था, शाबाश। तो इसका मतलब ये वैलिड नहीं है। फोर्थ, आई एम लायबल टू पे टू मिस्टर बी रुपीज 500, सिर्फ एक्नॉलेजमेंट ऑफ डेट है, प्रॉमिस टू पे नहीं है, तो ये वैलिड प्रॉमिसरी नोट ये भी नहीं है। थर्ड और फोर्थ इसका मतलब वैलिड नहीं है, 1 और 2 वैलिड है। तो कौन सी ऑप्शन को सिलेक्ट करें? 1 को के 2 को? ए, जिसमें दोनों आ रहे हैं 1 एंड 2, ए ऑप्शन हमारी करेक्ट होगी। क्लियर हो गया जी? और कोई क्वेश्चन? एंड तक और कोई क्वेश्चन नहीं है? अच्छा ये मैंने आपको बता दिया ना कि आईकैप के क्वेश्चन बैंक में फिल इन द ब्लैंक्स भी है, लेकिन पेपर में नहीं आएंगे। पेपर में सिर्फ एमसीक्यूज आएंगे। 30 एमसीक्यूज होंगे, 15 अब आगे पूछे मर्केंटाइल लॉ में से कितने और कंपनी लॉ कितने? हाँ 15 मर्केंटाइल लॉ में से और 15 कंपनी लॉ में से, ठीक है जी। इसमें से 3 या 4 ऐसे होंगे जो आप 10वीं दफा भी अटेम्प्ट कर रहे होंगे ना तो आंसर नहीं दे सकेंगे। आईकैप ने 3-4 एमसीक्यू इस तरह की बनाता है, 3-4, ठीक है। ये मैं पहले से तैयार कर रहा हूं भाई, इसमें ना आपका कसूर है ना टीचर का कसूर होता है।
सर बाकी एमसीक्यू इसी तरह ही होंगे जैसे कि ये MCQ? मैं नहीं बता रहा भाई, नहीं कुछ बता कर रहा हूं। बाकी एमसीक्यूज भी इसी तरह के होंगे, अच्छा दिखने में इसी तरह के होंगे जाहिर है, लेकिन एज इट इज रिपीट नहीं होते। आई कैप का कोई भी पेपर उठा के देख लें पिछले 30 सालों के, आपको एज इट इज सिर्फ थ्योरी के पेपर में जैसे इकोनॉमिक्स है, इसमें भी 4-5 क्वेश्चंस एज इट इज रिपीट होते नजर आएंगे, वरना आई कैप में कभी भी ऐसा नहीं होता एज इट इज रिपीट हो। जबकि अगर आप FA BA वगैरह करें, आई.कॉम BCom वगैरह करें, उसमें क्या होता है, वो 5 साल के जो पिछले पेपर होते हैं वो कर, उसी में से क्वेश्चन आता है, और टीचर कहते हैं 10 सवाल है इसमें से 5 कंफर्म में आते हैं, उन्हीं में से आते हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसे नहीं है, और ये अच्छी बात है, इसी से वक्त बनती है। पूछना कलेक्टिंग बैंक इन केस ऑफ डिफेक्टिव टाइटल, ये 2 लफ्जों में समझा सकते हैं। पहले एक MCQs क्लियर हो गए, चले अगर कोई क्वेश्चन है वो पूछ लें। अब दोबारा क्वेश्चन पूछिए। पेमेंट टू कलेक्टिंग बैंक इन केस ऑफ डिफेक्टिव टाइटल, 2 लफ्जों में समझा। कलेक्टिंग, हाँ, अगर कलेक्टिंग डिफेक्टिव टाइटल था किसी बंदे का, कलेक्टिंग बैंक का मतलब जो कलेक्ट कर रहा है। अगर चोर ने कलेक्टिंग बैंक का इस्तेमाल करते हुए पैसे निकलवा लिए चोरी के, तो कलेक्टिंग बैंक जिम्मेदार है कि नहीं? ये डिपेंड करता है कि वो 3 कंडीशंस के ऊपर, अगर 3 कंडीशन पूरी करता है तो ठीक है, वैलिड है। मैं भाई चोरी की गाड़ी लेके आऊं और आप शोरूम के आपको बेच दूं, ठीक है, पुलिस को आपको पकड़ना चाहिए कि नहीं? सिंपल, आपको पकड़ना चाहिए कि नहीं? डिपेंड करता है कि आपको नॉलेज था, हाँ, गुड फेथ नहीं, वही बात एग्जैक्टली इधर है, ठीक है। अगर कलेक्टिंग बैंक ने डिफेक्टिव टाइटल कलेक्ट कर भी लिया चेक, लेकिन उसने इन गुड फेथ किया था, कस्टमर के बिहाफ पे किया था, क्रॉस चेक था, तो उसकी फिर जिम्मेदारी नहीं होती, लॉ ने उसे प्रोटेक्शन दे। और कोई क्वेश्चन? हाँ, वॉल्यूम 2 के क्वेश्चन स्टूडेंट कह रहे थे, नहीं 1 मिनट है उसका, क्योंकि पहले असल में ये इंश्योर करना होता है कि एसेंशियल प्रैक्टिस सारी कंप्लीट हो गई कि नहीं, फिर एडिशनल प्रैक्टिस की तरफ हमने जाना होता है। तो मैं पहले एसेंशियल प्रैक्टिस के ऊपर जोर लगा रहा हूं, अब ये कंप्लीट हो गई, तो अब वॉल्यूम 2 की भी डिस्कशन करेंगे, लेकिन उसका मैं एक दिन रखूंगा, नेक्स्ट वीक में मैं आपके साथ शेड्यूल शेयर करूंगा, क्योंकि आपने रिवीजन भी करनी होगी, रिवीजन में आपके कुछ क्वेश्चंस भी आएंगे, कुछ चैप्टर्स की हमने केस स्टडीज की प्रैक्टिस कम की है, ठीक है, जैसे कंपनी लॉ में वो चैप्टर 14, 15 और 16 है, वो मेरे ज़हन में है वो चीजें, ठीक है। तो आपको टाइम देना है, आप वो केस स्टडी करके आएंगे, में जो प्रॉब्लम होगी उनको डिस्कशन करने, तो बजाय ये, और फिर टेस्ट की डिस्कशन भी है, कुछ स्टूडेंट कह रहे थे सर टेस्ट में भी कुछ प्रॉब्लम आती है, तो बजाय ये कि हर चीज लदा करें, वॉल्यूम 2 लदा करें, केस स्टडी लदा करें, टेस्ट लदा करें, हम एक दिन डिसाइड कर लेंगे कि चैप्टर ये दिन है चैप्टर 11 का, उसमें चैप्टर 11 के आपके जो भी मसले हैं, वॉल्यूम 2 के हों, MCQs के हों, टेस्ट के हों, केस स्टडीज के हों, वो सारे उस दिन डिस्कस करेंगे, ठीक है, ताकि एक ही दिन वो सारा हम निपटा ले। लेकिन उससे पहले मैं नेक्स्ट वीक में आपको शेड्यूल दे दूंगा, ताकि आपको 3-4 दिन पहले से पता हो कि 3-4 दिन बाद कौन सा चैप्टर डिस्कस होने वाला है। जिन स्टूडेंट्स ने पढ़ना है, रिवीजन करनी है, वो पढ़ के रिवीजन करके उसको देख के तो फिर आए, ताकि डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सके। अगर आधी क्लास ने भी ये काम कर लिया तो बाकी आधी क्लास को भी फायदा हो जाएगा, क्योंकि वो क्वेश्चन जो पूछेंगे उन्होंने नहीं भी पढ़ के आए हुए, फॉर एग्जांपल नहीं भी रिवीजन की, तो क्लास में बैठ के सुनेंगे, कंसेप्ट उनका भी रिवाइज हो जाएगा, ठीक है। तो इसके लिए बिल्कुल मेरे ज़हन में ये चीज़ है, और मैं नेक्स्ट वीक में आपको इंशाल्लाह शेड्यूल देगा, ये हमने अपने नेक्स्ट वीक के टू डू लिस्ट में ऐड कर दिया हुआ ना, ठीक है जी। और कोई क्वेश्चन? कोई क्वेश्चन नहीं? आज के लेक्चर की तरफ चलिए। अच्छा, हमने चैप्टर 8, 9 और 10 कर लिया, और मैंने आपको बताया था हमारे सिलेबस का जो मुश्किल हिस्सा था वो कवर हो गया। अब इजी छोटे छोटे कंसेप्ट्स हैं, इजी कंसेप्ट, लेकिन इसका ये मतलब नहीं इसको आपने इजी ले लेना है, करना ही नहीं, कंपैरेटिवली इजी हैं, लेकिन इनमें भी जाहिर है लॉ है, तो कहानियों में ट्विस्ट तो आया करेगा, ठीक है, लेकिन कंपैरेटिवली इजी। हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अच्छा, इसमें चैप्टर 1 जो है ना, वो पाकिस्तान के लीगल सिस्टम का इंट्रोडक्शन है, वो बड़ा बोरिंग है, मुझे बड़ा बोरिंग, उसमें कंसेप्ट कोई नहीं है, सिर्फ रटा ही रटा है, केस स्टडी भी कोई नहीं है, सिर्फ रटा, तो वो मुझे बोरिंग लगता है, उसको मैंने एंड पे रख दिया, ठीक है, कि पहले जरा इंटरेस्टिंग है, लेकिन याद रखिए उसका ये मतलब नहीं है वो कम अहम है। कंफर्म क्वेश्चन आएगा, क्या कंफर्म 4 से 6 नंबर, 5-6 नंबर का क्वेश्चन कंफर्म है, रटे वाला, एग्जैक्टली, ठीक है ना, बिल्कुल, हाँ जी। तो इसीलिए हम एंड पे रटा लगाएंगे, ये ना पहले रटा लगाएंगे भूल जाएं, ऐसे ही सोचते हैं ना आप, ऐसे चलिए। तो वो, लेकिन बहरहाल हम एंड पे उसको पहले हम चैप्टर 2 से स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि कंसेप्ट, केस स्टडीज, ये पोर्शन हम साथ कवर कर लें। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अब कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हम सारा ये जो चैप्टर्स हैं, ये सीक्वेंस में पढ़ेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, फिर उसके बाद 1 पे आएंगे, ठीक है। 2 से लेके 6 तक अब ये सारा हमारा सीक्वेंस में चलेगा, और 7 भी, हाँ जी, 8 से हमने पढ़ा था, 2 से 7 तक हमारा सीक्वेंस में चलेगा। ये पोर्शन कहलाता है कॉन्ट्रैक्ट एक्ट। अगर आप मेरे से कहें ना सर जरा 2 हरफी बात बताएं, ये कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सारा डिस्कशन क्या करता है, 7 चैप्टर्स में डिस्कशन क्या हुई है,
वैसे तो बहुत से कंसेप्ट डिस्कस हुए हैं, लेकिन आपको जो ब्रॉड व्यू देना है, जो थीम है बेसिकली इसका कॉन्ट्रैक्ट एक्ट का, वो ये कि अगर रियल लाइफ में दो पार्टीज एक दूसरे के साथ कोई एग्रीमेंट करती हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, और बाद में वो कॉन्ट्रैक्ट, कोई एक पार्टी वो कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं करती या किसी वजह से कॉन्ट्रैक्ट पूरा नहीं हो पाता, तो दोनों पार्टीज के पास क्या राइट्स हैं और उनकी क्या लायबिलिटीज हैं, ये डिस्कशन हुई है पूरे कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में। क्या कि जब दो पार्टीज का आपस में कॉन्ट्रैक्ट होगा और बाद में अगर तो वो कॉन्ट्रैक्ट, देखें लॉ में और जो भी हमारी स्टूडेंट डिस्कशन होती है इसमें कभी भी हैप्पी चीजें डिस्कस नहीं होती। हैप्पी एंडिंग हो जाए, कॉन्ट्रैक्ट किया, दोनों के पार्टीज ने अपना अपना रोल प्ले किया, कहानी खत्म, लॉ की जरूरत ही नहीं है। लॉ की जरूरत हमेशा कहां होती है? जब झगड़े होते हैं, जब डिस्प्यूट होते हैं, तब लॉ की जरूरत होती है। तो इसीलिए जो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट हमेशा ज्यादातर जो इसकी सारी डिस्कशन है, मोर देन 90%, वो इसी चीज के ऊपर है। दो पार्टीज का आपस में एग्रीमेंट हुआ, उसके बाद ये एग्रीमेंट किसी वजह से कंप्लीट नहीं हो सका, ठीक है, समटाइम पार्टी ए का कसूर है, समटाइम बी का कसूर है, समटाइम किसी का कसूर नहीं होता, हालात ऐसे हो जाते हैं, कोरोना आ गया फॉर एग्जांपल, जंग छिड़ गई, कुछ भी नहीं हो, तो दोनों पार्टीज के राइट्स एंड लायबिलिटीज क्या है, ये सारी डिस्कशन होगी। ठीक है, मेन ओवरव्यू थीम दे रहा हूं, बाकी कंसेप्ट्स बहुत से हैं, थीम ये दे रहा हूं। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के बेसिक्स। आज के लेक्चर में हमने क्या पढ़ना है? डेफिनेशन ऑफ, दो चीजें हैं, डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन और इसके एसेंशियल्स, डेफिनेशन और इसके एसेंशियल्स। जैसे आपको याद होगा पार्टनरशिप पढ़े थे, पार्टनरशिप की डेफिनेशन पढ़ी, एसेंशियल्स पढ़े, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में प्रॉमिसरी नोट की डेफिनेशन पढ़ी, एसेंशियल्स पढ़े, बिल ऑफ एक्सचेंज की डेफिनेशन पढ़ी, एसेंशियल्स पढ़े, चेक की डेफिनेशन पढ़ी, एसेंशियल्स पढ़े। तो उसी तरह यहां पे भी पहले कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन और फिर उसके एसेंशियल्स पढ़ेंगे। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट के साथ, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट स्टेप वाइज जाके कंप्लीट होता है, बनता है, तो उसके कुछ स्टेप्स भी हम सीखेंगे। स्टार्ट करें तो सीखने क्या जा रहे हैं? कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन। कहते हैं कहानी शुरू कहां से होती है? कहानी शुरू होती है ऑफर से या प्रपोजल से। ऑफर से क्या मतलब? जब एक पर्सन, ऑफर क्या है? व्हेन वन पर्सन शो करता है हिज विलिंगनेस, उसकी रजामंदी टू डू और नॉट टू डू समथिंग, कोई काम करने या ना करने के लिए, इसे कहते हैं ऑफर। मैंने भाईजान से कहा, प्यारे भाई, क्या आप अपनी बाइक, नहीं भाई टाइम देना, क्या आप अपनी बाइक 10,000 रुपए में सेल करेंगे? यह है ऑफर टू डू समथिंग। क्या आप मेरे पास जॉब करना, मेरी कंपनी में जॉब करना पसंद करेंगे? ऑफर टू डू समथिंग। क्या आप हमारे फिल्म में सिंगिंग करेंगे, एक्टिंग करेंगे? टू डू समथिंग। ठीक है, ये ऑफर है मेरी तरफ से, ये पार्टी ए इसको कह रही है, अब आगे उसकी मर्जी है। ये ऑफर याद रखे, टू डू समथिंग की भी हो सकती है, नॉट टू डू समथिंग की भी हो सकती है। टू डू क्या? अगर आप मुझे बाइक बेचेंगे मैं 10,000 रुपए दूंगा, ऑफर टू डू समथिंग। ठीक है, नॉट टू डू क्या? अगर आपने अगले 1 साल तक सिगरेट ना पिया तो मैं आपको 10,000 रुपए इनाम दूंगा। ये क्या है? नॉट टू डू समथिंग। इसमें भाईजान को कुछ करने के लिए नहीं, बल्कि कुछ ना करने के पैसे मिल रहे हैं। अगर इस मार्केट में मेरी दुकान चलती है, आपकी भी चलती है, लेकिन अगर आप अपनी दुकान यहां से बंद करके किसी और मार्केट निकल जाएं, आपको 5 लाख रुपए दूंगा। नॉट टू डू समथिंग, इस मार्केट में बिजनेस नहीं करना, नॉट टू डू समथिंग। मैंने कोई जुर्म किया, भाई चशमदीद गवाह है, मैंने उन्हें कहा 1 लाख पकड़ो, कोर्ट में गवाही देने ना जाना, नॉट टू डू समथिंग। तो जो मैं ऑफर कर रहा हूं ये टू डू समथिंग की भी हो सकती है, नॉट टू डू समथिंग की भी हो सकती है। इसे ऑफर भी कहते हैं, प्रपोजल भी कहते हैं। विल यू मैरी मी? प्रपोजल। अब आपको याद रहेगा कि ऑफर और प्रपोजल एक ही चीज, उसका मतलब क्या है? ठीक है, असल में लॉ ने एग्जांपल नहीं, मैंने खुद से नहीं बनाई, ये मसाला लगाने, तड़का लगाने के लिए मिसाल नहीं दी हुई एग्रीमेंट, मैंने आगे चल के, और इसमें 2 कंसेप्ट छुपे हुए हैं, आगे चल के रिलेट करते हैं। ऑफर या प्रपोजल, क्लियर हो गया क्या है? टू डू समथिंग और नॉट टू डू समथिंग। बाप ने बेटे से कहा, वादा करो जब तक 30 साल के नहीं हो जाओगे शादी नहीं करोगे, शादी नहीं करोगे, नॉट टू डू समथिंग। टू डू और नॉट टू डू समझ आ गया? आगे चले, ये थी मेरी तरफ से ऑफर। अब ये भाईजान अगली स्टेज पे क्या होगा? अच्छा, मैं हूं ऑफरर, मैं कौन हूं? ऑफरर कौन? ऑफर करने वाला। ये भाई कौन है? ऑफरी। नहीं, एक्सेप्टर नहीं, एक्सेप्टर, ऑफरी, एक्सेप्टर नहीं अभी कहना, एक्सेप्टर क्यों नहीं अभी कहना? अभी पता ही नहीं है करेगा क्या नहीं करेगा, अभी इनको क्या कहना है? ऑफरी। ऑफरी का मतलब जिसको ऑफर की जाए। ऑफरर और ऑफरी में फर्क समझ आ रहा है? अच्छा, ऑफरी की मर्जी है, चाहे हाँ करे चाहे ना, अगर ना करे तो
उधर कहानी उधर खत्म। अगर हां कर दी तो ये ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस हो जाएगी। अब इनको कहेंगे ये ऑफरी भी थे लेकिन पहले अब ये एक्सेप्टर हो गए, एक्सेप्टर हो गए। तो टर्म समझ, ये आगे टर्म यूज होनी है, इसलिए मैं चाह रहा हूं आप फेमिलियर हो जाएं सुन सुन के। ऑफरर, ऑफरी, और ऑफरी की नेक्स्ट स्टेज एक्सेप्टर। अगर वो यस कर दे, नो कर दे तो वो ऑफरी रहेगा, एक्सेप्टर नहीं बनेगा। एक्सेप्टर बन गए भाई, ठीक है। एक्सेप्टेंस क्या है? व्हेन ऑफरी कम्युनिकेट्स हिज कंसेंट, अपनी रजामंदी टू ऑफरर, ऑफरर को, तो वो क्या होगा? एक्सेप्टेंस होगा। लेकिन याद रखिए, नोट कीजिए, किसने किसको कम्युनिकेट करना है? ऑफरी ने ऑफरर को। मैंने इन भाईजान को कम्युनिकेट किया ऑफर, ये कह रहे हैं सर मंजूर है, कह सकते हैं तो भाई आपके लिए ऑफर ही नहीं है, ठीक है। वो तो ऑफरी एक्सेप्ट करेगा, ऑफरी कम्युनिकेट करेगा, इसे में रखिएगा। जब ऑफर भी हो जाए, एक्सेप्टेंस भी हो जाए, तो हम कहते हैं दोनों पार्टी एग्री कर गई, ये तो एग्रीमेंट हो गया। दोनों पार्टी, ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, ठीक है। वो बुक में देखे ना, उसने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखा होगा सेंटेंस में, कंसेप्ट निकाल के सामने रखा है। लेकिन एग्जाम में भाई अगर पूछ ले तो आपने डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना है। ये ना होगा सर आपने ऐसे लिखा था व्हाइट बोर्ड पे, हमने वही छापा है, जैसा आपने पढ़ाया था एज इट इज छापा है। एज इट इज नहीं, ये कंसेप्ट समझाने के लिए व्हाइट बोर्ड पे आपको पता है, सिर्फ की पॉइंट्स निकाले होते हैं। ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस इज इक्वल टू एग्रीमेंट, ठीक है। एग्रीमेंट एक होते हैं इन्फोर्सेबल बाय लॉ, एक होते हैं नॉट इन्फोर्सेबल बाय लॉ। इन्फोर्सेबल बाय लॉ वो होते हैं जिनकी अगर वायलेशन हो, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, आप कानून का दरवाजा खटखटा सकते हैं, कानून की मदद ले सकते हैं। लेकिन कुछ एग्रीमेंट ऐसे होते हैं जिनमें आप कानून की मदद नहीं ले सकते, जैसे इलीगल एग्रीमेंट। मैंने भाई से कहा, भाई क्या आप 1 लाख रुपए देके लेके आधा किलो चरस देंगे? आधा किलो चरस, इलीगल एग्रीमेंट। एग्रीमेंट है अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं, लेकिन इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है। ये एग्रीमेंट है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है? ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो, ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो वो क्या है? कॉन्ट्रैक्ट। और ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, एग्रीमेंट है, ठीक है। इन भाईजान ने इनको लाख रुपया सुपारी दी इनको फुड़गाने के लिए, ये भाई लाख रुपया लेके निकल गए, अब ना लाख रुपया दे रहे हैं ना अपना काम कर रहे हैं। क्या ये अदालत से रुजू करके कह सकते हैं कि सर लाख रुपया मुझे से वापस दिलवाइए, इसने एग्रीमेंट किया था? वो कहेंगे उसको तो बाद में पकड़ेंगे, पहले तुम आ जाओ। क्यों? इलीगल एग्रीमेंट है। आप किसी को जानी नुकसान, माली नुकसान पहुंचाने का एग्रीमेंट करें किसी के साथ, वो बाय लॉ क्राइम है, इलीगल है। इसमें लॉ कहता है मेरे पास हरगिज ना आना, हरगिज ना आना, ठीक है। तो लॉ, वो एक जगह पे एक मुहावरा सा था, वो इस तरह का था कि लॉ सिर्फ प्योर पर्संस के लिए बना है, जो नेक नियत साफ लोग, जो जुराइम पेशा लोग हैं उनके लिए लॉ नहीं बना, उनके लिए अदालतें नहीं बनी, उनकी मदद करने के लिए नहीं है। तो अगर आप कोई ऐसा क्राइम क्रिमिनल एक्ट का एग्रीमेंट करते हैं, वो वाइड है, इलीगल है। एग्रीमेंट किया, अब भाई अगर मुल्तान की टीम जीती तो 1 लाख रुपया मैं तुम्हें दूंगा, अगर हारी तो तुम लोगे। जुआ, ये क्या? जो जुआ, वेजरिंग एग्रीमेंट, जुए के एग्रीमेंट, ये इलीगल है। वो हार गई टीम तो भाईजान पैसे नहीं दे रहे हमें, क्या हम लीगली रिकवर करवा सकते हैं? नहीं रिकवर करवा सकते, क्योंकि इन्फोर्सेबल है। तो एग्रीमेंट और कॉन्ट्रैक्ट में फर्क समझ आया? क्या फर्क है? हाँ, जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ है वो कॉन्ट्रैक्ट है, और जो एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, वो एग्रीमेंट है। उसे हम वाइड एग्रीमेंट कहते हैं। जो चीज इन्फोर्सेबल बाय लॉ ना हो उसे क्या कहते हैं? वाइड एग्रीमेंट। और जो चीज इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो उसे क्या कहते हैं? वैलिड, वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट कह लें या वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कह लें। तो वाइड और वैलिड में फर्क समझ आया? वाइड मींस जिसके ऊपर कोई लीगल एक्शन नहीं लिया जा सकता, और वैलिड जिसके ऊपर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। एक और टर्म यूज होती है प्रॉमिस। प्रॉमिस, जब तक अभी एग्रीमेंट तय नहीं ना पाया तब तक जो ऑफर है, ऑफर ही। मैंने इनसे कहा मैं ऑफर देता हूं कि अगर आप अपनी गाड़ी बेचे मैं आपको बाइक बेचे 10,000 रुपया दूंगा, ये ऑफर है। लेकिन जब एग्रीमेंट हो जाएगा ना हमारा आपस में, एग्रीमेंट लिखते हुए हम ये नहीं कहेंगे कि ए की ऑफर ये है, बी की ऑफर ये नहीं। वो चूंकि अब एक्सेप्ट हो गई, फाइनलाइज हो गई टर्म्स, तो हम उसके लिए लफ्ज बोलते हैं प्रॉमिस। ए ने प्रॉमिस किया है कि वो 10,000 देगा, बी ने प्रॉमिस किया है वो बाइक देगा। तो ऑफर या प्रपोजल जब एक्सेप्ट हो जाए तो उसे क्या कहते हैं? ये प्रॉमिस है पार्टी का, उसे फिर ऑफर नहीं कहते, क्योंकि वो अब एडवांस स्टेज पे आ गया। ठीक है। जो सबसे ज्यादा टर्म्स यूज होंगी आगे लॉ में, जिनके ऊपर आपने अंडरस्टैंडिंग क्लियर होनी चाहिए, वो होगी ऑफर
प्रपोजल, ऑफरर, ऑफरी। प्रपोजल कभी कभार होगी, ऑफर का वर्ड बताना चाहिए, ऑफरर, ऑफरी, एग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट। क्लियर हो ये बात? ये डेफिनेशन समझ आ गई। चलिए अब आगे चलते हैं। अब हम चलते हैं एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट कि एक वैलिड कॉन्ट्रैक्ट के एसेंशियल्स क्या हैं। हमने डेफिनेशन तो पढ़ ली कॉन्ट्रैक्ट की। कॉन्ट्रैक्ट की डेफिनेशन क्या है? ऐसा एग्रीमेंट जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ हो। अच्छा, एक बड़ी टेक्निकल सेंटेंस मेरे ज़हन में आ गया, मैं बोलने लगा। अगर आपको ये सारी कहानी समझ आ गई तो आप उसको समझ पाएंगे, वरना नहीं। इसी के ऊपर डिपेंडेंट आपकी परफॉर्मेंस। कहता है सारे कॉन्ट्रैक्ट्स एग्रीमेंट होते हैं, लेकिन सारे एग्रीमेंट्स कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते। वे एग्री करते हैं? हाँ, सारे एग्रीमेंट्स क्यों कॉन्ट्रैक्ट नहीं होते? क्योंकि वही एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट बनेगा जो इन्फोर्सेबल बाय लॉ है। भाई ये बात समझ आती है? चलिए आगे चलते हैं, इसका कंसेप्ट क्लियर हो गया। एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, एसेंशियल्स के बारे में एक चीज सुन लीजिए। ये एसेंशियल जब मैं पढ़ाऊंगा ना तो आपको लगेगा सर कंसेप्ट ना आधा कुछ चीजें रह गई हैं, वो पूरा कंसेप्ट डिस्कस नहीं कर रहे सर। एक जगह पे सर ने कहा इसकी एक्सेप्शंस होंगी, लेकिन एक्सेप्शंस नहीं बताई हमें। ठीक है, याद रखिए ये सारे ये आपको ट्रेलर है आगे जो आप 6-7 चैप्टर्स में पढ़ने जा रहे हैं। इनमें से हर एसेंशियल्स आगे चल के चैप्टर्स में खुलेगा। डिटेल डिस्कशन हम इनके फ्यूचर चैप्टर्स में करेंगे। इसीलिए यहां पे जितना समझाऊं आपने उतना समझना है। अगर आपके जहन में आए ना अच्छा अगर इससे आगे ये हो तो फिर क्या होगा, वो आप लिख लीजिए, लेकिन अभी पूछना नहीं है। क्यों? क्योंकि भाई आगे चल के चैप्टर्स में ऑटोमेटिक जो भी सवाल आपके जहन में आएंगे वो बिल्कुल वैलिड हैं। और यकीन कीजिए हमें अंदाजा है कि क्या क्या सवाल आएंगे और उनका आंसर्स भी बिल्ड किया हुआ है हमने, लेकिन रेलिवेंट लेक्चर्स में। तो अभी जो चीज समझाऊं उतनी आपने समझनी है, उससे एडवांस नहीं सोचना। एडवांस क्यों नहीं सोचना? आगे चल के हमने डिस्कस करना है। ठीक है, इनमें से हर एसेंशियल्स, तकरीबन हर एसेंशियल डिटेल में डिस्कस हुआ। तो स्टार्ट करें कॉन्ट्रैक्ट में। अच्छा बताइए एसेंशियल्स का मतलब क्या होता है? पार्टनरशिप में एसेंशियल में क्या सीखा था हमने? एसेंशियल में से कोई एक चीज भी आ जाए, ओके हो जाए, तो वो पार्टनरशिप बन जाती है ना? ये नहीं सीखा था। सारी चीजें होना जरूरी, एक चीज भी मिसिंग होगी तो वो नहीं होगा पार्टनरशिप। उसी तरह याद रखिए एसेंशियल्स ऑफ वैलिड कॉन्ट्रैक्ट में ये सारे एसेंशियल्स हैं, इनमें से एक एसेंशियल भी मिसिंग होगा वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट। आपने ये नहीं कहना सर ये तो पूरा हो रहा है, ये तो पूरा हो रहा है, ये भी हो रहा है, ये भी हो रहा है, तो वैलिड क्यों नहीं है? ओ भाई ये नहीं ना हो रहा। ठीक है, एक भी एसेंशियल मिसिंग होगा तो वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। स्टार्ट करें जी एसेंशियल्स। पहला एसेंशियल, हर कॉन्ट्रैक्ट में एक ऑफर होगी और एक्सेप्टेंस होगी। हमें पता है ऑफर प्लस एक्सेप्टेंस मिलके एग्रीमेंट बनता है और एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल बाय मिलके कॉन्ट्रैक्ट बनता है। इसका मतलब है बेस पे अगर ऑफर या एक्सेप्टेंस नहीं है तो वो कॉन्ट्रैक्ट भी। इसका मतलब है कोई ना कोई ऑफरर होगा, कोई ना कोई ऑफरी या एक्सेप्टर होगा। क्या एक बंदा अपने आप के साथ कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है? मैं वादा करता हूं खुद से कि पास होऊंगा तो अपने आप को गाड़ी का तोहफा दूंगा। क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? नहीं। क्यों? इसमें ऑफरर और ऑफरी नहीं है, एक ही पार्टी है। ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट में कम से कम 2 पार्टीज होनी चाहिए, एक ऑफरर, ऑफरर ऑफर करे, ऑफरी एक्सेप्ट करे। तो पहला एसेंशियल्स क्या? कॉन्ट्रैक्ट में ऑफर होनी चाहिए और एक्सेप्टेंस होनी चाहिए दूसरे की तरफ से। अच्छा मैंने ऑफर की, अगला बंदा साइलेंट है, नॉर्मल रूल क्या है? क्या ये एक्सेप्टेंस है? एक्सेप्टेंस नहीं है। ठीक है, शाबाशी ज़हन में रखिएगा। आगे चलते हैं। इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप, दोनों पार्टीज में एग्रीमेंट करते हुए इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होनी चाहिए। लीगल रिलेशनशिप का मतलब यह है कि अगर कोई एक पार्टी उस कॉन्ट्रैक्ट को तोड़े, खिलाफवर्जी करे, तो दूसरी पार्टी के पास कानूनी चाराजोई का हक हासिल हो। यह है लीगल रिलेशनशिप। तो एट टाइम ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दोनों पार्टीज के दरमियान में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप। समझ आ गया? आपने शायद कभी कोई कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स देखी हो तो उसमें ये लिखा होता है कि खिलाफ वर्जी की सूरत में दोनों पार्टीज को एक दूसरे के खिलाफ कानूनी चाराजोई का हक हासिल है। वो इसीलिए लिखा जाता है कि लीगल रिलेशनशिप। अच्छा बताइए ये इंटेंशन कैसे पता चलेगा पार्टीज की इंटेंशन है कि नहीं? एग्रीमेंट में लिखा होगा, शाबाश। और अगर एग्रीमेंट में नहीं लिखा हुआ तो लॉ कहता है कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स में हम एज्यूम करेंगे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है और कुछ में एज्यूम करेंगे इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। फॉर एग्जांपल सोशल एग्रीमेंट्स में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होते। सोशल एग्रीमेंट में फैमिली के साथ, फैमिली मेंबर्स एक दूसरे के साथ, दोस्तों के साथ एग्रीमेंट कर लिए, ठीक है, रिलीजियस एग्रीमेंट कर लिए,
इनमें मैं आता हूं, सोशल एग्रीमेंट्स में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है, कमर्शियल एग्रीमेंट्स में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप है। एग्जांपल सुनिए, रियल केस। दोस्त ने कहा, नहीं, हस्बैंड ने कहा वाइफ से, मेरे दोस्त आने वाले हैं, संडे को उनको इनवाइट किया मैंने, अच्छा सा खाना बनाना, अगर अच्छा खाना होगा ना तो साड़ी का तोहफा तुम्हें दूंगा। वाइफ ने कहा मसला ही कोई नहीं। दोस्त आए, अच्छा सा खाना बनाया, दोस्त खा के चले गए, वाइफ ने कहा साड़ी, उसने कहा कौन सी साड़ी, कोई साड़ी नहीं। अब बताइए, क्या वाइफ लीगली सोचे, क्या वाइफ हस्बैंड के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं? क्यों नहीं? सोशल एग्रीमेंट, इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। सोशल एग्रीमेंट, रिलीजियस एग्रीमेंट्स में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप अज्यूम नहीं की जाती, जब तक कि उसे क्लियरली रिटन फॉर्म में लिखवा ना ले और उसके ऊपर लिखना ले कि कानूनी चाराजोई का हक हासिल है। अजम्पशन क्या है? मैं जुम्मे की नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में बैठा हुआ, इमाम साहब ने बहुत अच्छा खुतबा दिया और एंड पे कहा कि मस्जिद की तामीर के लिए पैसों की जरूरत है। मैंने कहा 1 लाख रुपया दूंगा अगले जुम्मे से पहले। अगले जुम्मे नहीं दिया मैंने को तो मैं जज्बाती हो गया था। क्या इमाम साहब मेरे खिलाफ लीगल एक्शन ले सकते हैं? क्यों? सोशल रिलीजियस एग्रीमेंट्स में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं है। लेकिन मैंने एक कंपनी का मोबाइल खरीदा, उसके ऊपर टर्म्स एंड कंडीशन लिखी हुई थी, कमर्शियल डीलिंग है। अगर वो मोबाइल खराब निकलता है, मैं कंपनी के खिलाफ लीगल एक्शन ले सकता हूं। क्यों? कमर्शियल एग्रीमेंट्स में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होती है। ये बात समझ आ गई? इंटेंशन, तो इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप होने चाहिए। आगे चले, एग्रीमेंट वर्बली भी हो, आगे इसका आंसर है, मैं एंड पे आके आंसर करूंगा इसका। कैपेसिटी या कंपिटेंस ऑफ पार्टी, पार्टीज को कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। कैपेसिटी ऑफ पार्टी से मुराद क्या है? कि वो कॉन्ट्रैक्ट करने के काबिल हैं कि नहीं। हमने एजेंसी वाले टॉपिक में पढ़ा था कि कुछ लोग ऐसे हैं जो प्रिंसिपल बनने के काबिल नहीं है, एजेंट बनने के काबिल नहीं है। याद है? पर्सन ऑफ अनसर्ड माइंड, माइनर भी था और वो भी था, और जिसमें था एजेंट पर्सनली लायबल होता है, एम्बेसडर्स। तो याद रखें, ये लोग माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, ये लोग कंपिटेंट टू कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। ये कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना। आपने जिंदगी में कभी इन लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना, नुकसान में रहेंगे। किन लोगों के साथ? माइनर, पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ। ये लिस्ट दी हुई है, मैं लिस्ट नहीं पढ़ा। जैसे इंसॉल्वेंट पर्सन, जैसे एम्बेसडर रेमंड डेविस की तरह, जिनको इस्तिस्ना हासिल होता है, जो मर्जी बंदे मार के निकल जाए, कोई मसला नहीं है, पैसे पूरे दे दें हमें, पेमेंट कर। तो पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, इनके साथ एग्रीमेंट नहीं। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड, पता ना कौन है? अरे पागल नहीं कहना है ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। पागल में और ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं है में फर्क आगे चल के पढ़ेंगे। ज़हनी तवाज़ुन दुरुस्त नहीं। और माइनर का मतलब क्या है? अच्छा, माइनर के लिए ना मैं एक बात बताऊं। माइनर, मैंने शायद पहले भी एक बात जुमला बोला था, माइनर के लिए लॉ कहता है, माइनर के लिए कानून मां की तरह है। जिस तरह मां बच्चों को प्रोटेक्ट करती है ना, लॉ माइनर को प्रोटेक्ट करता है। अगर आपसे कोई पूछे ना, बताओ माइनर के साथ जो एग्रीमेंट किया इनका स्टेटस क्या है, आपने कहना है एक लफ्ज में बताऊं कि 2 लफ्जों में? एक लफ्ज में। तो माइनर के साथ एग्रीमेंट किए, इनका स्टेटस है वॉइड। क्या स्टेटस है? वॉइड। माइनर के साथ एग्रीमेंट किए क्या है? और अगर कहे 2 लफ्जों में बताओ, वॉइड अगेंस्ट हिम। ये कंप्लीट पिक्चर है। वॉइड अगेंस्ट हिम का मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि अगर फर्ज कीजिए ये भाई माइनर है, ये मुझसे आके कहते हैं सर 1 लाख रुपया उधार दीजिए, मैंने 1 लाख रुपया उधार दिया, इनको एग्रीमेंट करवा लिया, क्या मैं उस एग्रीमेंट के थ्रू इनसे पैसे रिकवर करवा सकता हूं? नहीं। एग्रीमेंट वॉइड है, वॉइड अगेंस्ट। इसके इस एग्रीमेंट के ऊपर मैं इनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं ले सकता। लेकिन अगर मैंने इनसे लोन लिया था तो एग्रीमेंट किया, अब मैं ये नहीं कह सकता अब माइनर के साथ एग्रीमेंट है तो वाइड है, वाइड अगेंस्ट हिम है, लेकिन इन फेवर ऑफ हिम वैलिड है। ला कहता है, असल में ला क्या कहता है, माइनर को ना समझबूझ नहीं होती फैसला करने की, एग्रीमेंट करने की। इसलिए अगर उसने एग्रीमेंट किया तो उसमें जो अगर नुकसान हो रहा हुआ ना तो हम उसे इंप्लीमेंट नहीं करवाएंगे, लेकिन अगर उसे फायदा हो रहा हुआ वो इंप्लीमेंट करवाएंगे हम। ठीक है, समझ आ रही है? तो अगर कि हमसे पूछे एक लफ्ज में वाइड, और अगर 2 लफ्ज में बताओ वाइड अगेंस्ट, और कंप्लीट पिक्चर यही है, वाइड अगेंस्ट। आगे चलें। फ्री कंसेंट। कंसेंट क्या होता है? अच्छा, जहां पे वो आपने अगर एग्रीमेंट कभी पढ़ा तो ये लिखा होता है ना कि कानूनी चाराजोई का, वहां पे ये भी स्टार्ट में लिखा होता है कि मैं मुसम्मी ये वल्द ये हाँ होशो हवास में बगैर किसी जबरो कराहत के इस बात का इकरार कर। हाँ, ये जो लिखा था बगैर किसी जबरो कराहत के, बगैर किसी जोर जबरदस्ती के, इसका मतलब क्या बताना चाह रहा है कि मैं अपनी राजी खुशी से
रजामंदी से, फ्री कंसेंट से ये एग्रीमेंट कर रहा हूं। कंसेंट का मतलब क्या? मर्जी। फ्री का मतलब क्या है? जिसमें कोई जोर जबरदस्ती शामिल नहीं है। ये भाईजान को गन पॉइंट में मैं कहूं अपनी बाइक 10 रुपए की सेल करो और ये कहे सर बिल्कुल 10 रुपए क्या? हाँ नहीं ऐसे नहीं लेना। मैं आगे बताऊंगा आपके कि हमने ऐसे क्यों नहीं, मैं 10 रुपए दे रहा हूं इसकी भी हिकमत है, वरना मैं 10 रुपए भी ना देता, वो बाद में बताऊंगा। 10 ये एग्रीमेंट कर लेते हैं, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट है? क्यों? कंसेंट फ्री नहीं है। फ्री कंसेंट का मतलब क्या है? बगैर किसी जोर जबरदस्ती के अपनी खुशी से काम कर रहे हो। अच्छा, अगर फ्री कंसेंट नहीं है, यहां पे एक नई टर्म आपके सामने इंट्रोड्यूस करवा रहा हूं, वाइड। एक होती है टर्म वाइड। वाइड का मतलब क्या है? कॉन्ट्रैक्ट बिल्कुल फारग है, इन्फोर्सेबल बाय लॉ है ही नहीं, कोई कानूनी हैसियत नहीं। वैलिड का मतलब क्या है? इन्फोर्सेबल बाय लॉ है, ठीक है। एक दरमियानी टर्म होती है वाइडेबल। वाइडेबल का मतलब यह है कि पार्टी की मर्जी है, एक पार्टी की मर्जी, दोनों की नहीं, एक पार्टी की मर्जी है, वो चाहे इसको वैलिड करवा ले, इन्फोर्स करवा ले, चाहे इसको वाइड कर दे, कैंसिल कर दे, ये उसकी मर्जी है। ऑप्शन आ जाती है। तो लॉ ये कहता है जब किसी की फ्री कंसेंट नहीं होगी ना तो एग्रीमेंट वाइडेबल होगा। किसके पास ऑप्शन होगी? एट द ऑप्शन ऑफ नहीं एग्रीव्ड पार्टी। फॉल्टी पार्टी की ऑप्शन पे नहीं, एग्रीव्ड पार्टी की ऑप्शन पे ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल, यानी इनकी मर्जी है। ये हिसाब किताब लगाएं, यार मुझे वारा खाता है कि नहीं खाता, वारा खाता है तो कहें सर वैलिड, और अगर वारा नहीं खाता वाइड। तो फ्री कंसेंट में वाइड नहीं, क्या है? वाइडेबल। और एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीव्ड पार्टी, ये जहन में रखिएगा। तीन टर्म्स बताइए, तीनों में फर्क समझ आ रहा है? वैलिड, वाइड और वाइडेबल, समझ आ रहा है? आगे चलते हैं। कंसीडरेशन। कंसीडरेशन का मतलब क्या होता है? समथिंग इन रिटर्न। कॉन्ट्रैक्ट में कोई ना कोई कंसीडरेशन होना लाजमी है। हमारा रूल होता है, एक मुहावरा बना हुआ में, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, नो कंसीडरेशन। कंसीडरेशन होना जरूरी है। अच्छा, हालांकि इसकी कुछ एक्सेप्शन है, नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट की कुछ एक्सेप्शन है। जैसे अगर बाप अपने बेटे को कोई प्रॉपर्टी गिफ्ट करना चाहे कर सकता है, एक्सेप्शंस हैं, लेकिन वो एक्सेप्शंस इस चैप्टर में नहीं पढ़ रहे। इस चैप्टर में सिर्फ रूल पढ़ रहे हैं, क्या? नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट। यानी कॉन्ट्रैक्ट में कंसीडरेशन होना लाजमी है, कंसीडरेशन का इक्वल होना लाजमी नहीं है, कंसीडरेशन का एडिक्वेट होना लाजमी नहीं है। इनएडिक्वेट कंसीडरेशन भी वैलिड है। 10,000 की बाइक थी, मैंने कहा भाईजान 10 रुपए की बेच दो, क्या कंसीडरेशन है? लेकिन एडिक्वेट नहीं है, क्या ये वैलिड कंसीडरेशन है? अगर फ्री कंसेंट है, अगर अपनी मर्जी से कर बेच, फ्री कंसेंट है तो वैलिड एग्रीमेंट है। अब फर्ज कीजिए कि हम गए कि आके लेक्चर दीजिए, रिवीजन क्लासेस दीजिए, हमने हिसाब लगाया 10 घंटे लगेंगे, 1 घंटे का फॉर एग्जांपल राइस हमें दे रहा, फर्ज कीजिए 1000, हमने कहा जी 10,000 बनते हैं, आज के हमने कहा स्टूडेंट की वेलफेयर के लिए करवा रहे हैं, तो हम 10 रुपए में भी हो सकता है एग्रीमेंट कर लें। लेकिन अगर एग्रीमेंट लीगली हो रहा है, कंसीडरेशन होना जरूरी है। 10 रुपए भी कंसीडरेशन वैलिड है, लेकिन अगर कोई कंसीडरेशन नहीं तय होती, कोई कंसीडरेशन नहीं है, तो फिर वो नो कंसीडरेशन नो कॉन्ट्रैक्ट, वो वाइड हो गया एग्रीमेंट। क्लियर हो गई ये बात? कंसीडरेशन होना जरूरी है, इक्वल या एडिक्वेट होना जरूरी नहीं है। आगे चलते हैं। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। शमशान घाट में चिता को आग लगने ही वाली थी, पंडित भागा भागा आया, कहने को जीवन दान कर दूंगा अगर तुम लोग मुझे 1 लाख रुपया दो, 1 लाख रुपया दो तो मैं इसको जिंदा कर दूंगा। उन्होंने कहा ठीक है जी 1 लाख रुपया क्या है? उन्होंने कहा लेकिन एक शर्त है, क्या? एक मंत्र बताऊंगा, आधा घंटा आंखें बंद करके मंत्र पढ़ना पड़ेगा। उन्होंने कहा ठीक है, आधा घंटा आंखें बंद करके मंत्र पढ़ा, आंखें खोली, ना पंडित ना पैसे, भाग गया पंडित। क्या पंडित को अगर कहीं से पकड़ लिया जाए, ये कॉन्ट्रैक्ट लीगली एनफोर्स करवाया जा सकता है? नहीं करवाया जा सकता। क्यों नहीं करवाया जा सकता? पॉसिबल ही नहीं था। इम्पॉसिबल चीजों के ऊपर एग्रीमेंट नहीं करवाया जा सकता है। उन्होंने कहा बंदे ने 10 लाख रुपए दो, एक ऐसा सुरमा दूंगा आंखों में लगाओगे जमीन के अंदर छुपे खजाने नजर आना शुरू हो जाएंगे। सुरमा, लेकिन 10 मिनट तक आंखें नहीं खोलनी। पैसे दिए, सुरमा लगाया, 10 मिनट आंखें खोल ली, ना खजाना ना बंदा। क्या एग्रीमेंट करवाया जा सकता है? क्यों नहीं करवाया जा सकता? इन्फोर्सेबल वाला नहीं। अगर तुम मुझे 100 रुपए दो ना, मैं अभी उड़ के दिखाऊंगा 100 रुपया लेके अगर मैं नहीं उड़ता, ये इन्फोर्स करवा सकते हैं एग्रीमेंट? नहीं करवा सकते। पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस, इम्पॉसिबल चीजों के लिए काम करेंगे तो वो एग्रीमेंट करेंगे, वो इन्फोर्सेबल बाय लॉ नहीं है, वो वैलिड कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए।
लॉफुल ऑब्जेक्ट होना चाहिए, ठीक है। भाईजान ने उनको सुपारी दी नुकसान पहुंचाने के लिए कि इसको उड़ा दो, 50,000 रुपए ले लो। अब क्या ये एग्रीमेंट इन्फोर्स करवाया जा सकता है? नहीं। क्यों? लॉफुल नहीं है, ठीक है। तो जो अनलॉफुल चीजों के लिए एग्रीमेंट करेंगे वो वैलिड नहीं है, सारे के सारे वॉइड है। किसी की, इसकी मैंने एग्जांपल क्या दी, किसी की जान माल शोहरत को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई एग्रीमेंट किया जाएगा वो वॉइड होगा। सर्टेनिटी होनी चाहिए। अच्छा, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट में हमने पढ़ा था पार्टीज और अमाउंट सर्टेन होनी चाहिए। यहां पे कह रहा है हर चीज सर्टेन हो, पार्टीज भी, अमाउंट भी, किस चीज की डीलिंग हो रही है, कितने में डीलिंग हो रही है, सारी चीजें सर्टेन हो। अगर अनसर्टेन है तो फिर वो वैलिड नहीं है। इन भाईजान को मैंने कहा भाई नौकरी करोगे हमारे कॉलेज में? मैंने कहा जी बिल्कुल करेंगे। इन्होंने पूछा तनख्वाह कितनी? मैंने कहा तनख्वाह इतनी होगी, खुश हो जाओगे तुम। ये वैलिड एग्रीमेंट है? क्यों वैलिड एग्रीमेंट नहीं है? सर्टेन नहीं है, टर्म सर्टेन होनी चाहिए, ठीक है। मेरे पास 2 गाड़ियां हैं, एक ब्लैक एक व्हाइट। भाईजान से मैंने कहा हाँ भाई मेरी गाड़ी खरीदोगे 10,000 में? मैंने कहा जी बिल्कुल खरीदूंगा। वैलिड एग्रीमेंट है? क्यों? सर्टेन नहीं कि कौन सी गाड़ी, हो सकता है मैं व्हाइट सेल कर रहा हूं और उसके जहन में ब्लैक हो। लेकिन ना यहां पे एक इंटरेस्टिंग बात बताता है, कहता है अगर आपके पास एक ही गाड़ी है ना, अगर एक ही गाड़ी है तो फिर ये एग्रीमेंट वैलिड है, फिर एग्रीमेंट वैलिड है। कल की बात सुन लें, मैं एग्रीमेंट किया, गया फ्रूट लेने के लिए, मैंने उसे कहा आम दे दो है? और उसने रेट मुझे बता दिया, क्या ये वैलिड एग्रीमेंट है? नहीं, क्योंकि जब आम तोलने की बारी आई तो अपनी मर्जी का तोलने का, मैंने कहा अच्छे वाले क्यों नहीं तोले? नहीं, कहता नहीं सर ये अनवैलिड हो रहा है, आपको तो मैं सिंदड़ी देने लगा हूं। वैसे अगर आप कहें तो चौंसा भी है, लंगड़ा भी है और 1-2 हो रहा। भाई एक आम प्रोडक्ट, कॉमन प्रोडक्ट है, इसकी इतनी टाइप्स आ गई, चावल लेने निकले उसकी इतनी टाइप्स होती हैं। तो ये जो कमर्शियली एग्रीमेंट्स होते होंगे बड़े बड़े, इनमें टाइप्स नहीं होती प्रोडक्ट्स की, तो आपको स्पेसिफाई करना चाहिए कि कौन सी टाइप। अगर आपने ये चीजें स्पेसिफाई नहीं की तो ये अनसर्टन समझा जाएगा। नेक्स्ट, शुड नॉट बी एक्सप्रेसली डिक्लेयर्ड एज वाइड। कॉन्ट्रैक्ट ऐसा नहीं होना चाहिए जो लॉ ने क्लियरली वाइड कह दिया। कुछ कॉन्ट्रैक्ट लॉ ने कह दिया वाइड हैं। रिश्वत लेना और देना कानूनन जुर्म है। कोई ऐसा एग्रीमेंट करेंगे पब्लिक सर्विस का, पब्लिक सर्विस सरकारी नौकरी का, एक पीआईए की नौकरी चाहिए। अच्छा, उधर अफसर ने कहा ठीक है ऐसा करो 5 लाख ले गया तो मैं नौकरी देता हूं, एग्रीमेंट वैलिड है? लॉ ने क्लियरली कह दिया रिश्वत नहीं ले सकते, ठीक है। इसी तरह और भी एग्रीमेंट्स है जिनके ऊपर लॉ ने क्लियर, एग्रीमेंट विदाउट कंसीडरेशन एग्जांपल बात की अभी हमने, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज। इसमें से मैं आपको कॉमन बात, ये एग्जांपल बाद में डिटेल में डिस्कस होनी है, अभी आपने याद कर लेनी है। ये भी एग्जांपल बाद में डिस्कस होनी है, अभी याद कर लेनी है। कंसेप्ट बता देता हूं इसका। लॉ ये कहता है कुछ चीजें हर शहरी का बुनियादी हक हैं, आप एग्रीमेंट के जरिए उसको उस बुनियादी हक से महरूम नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मैं इन भाईजान से कहता हूं मेरे साथ एग्रीमेंट करो, जब तक तुम्हारा सीए नहीं होता तुम घर नहीं जाओगे, अपने घर वालों से नहीं मिलोगे। वैलिड एग्रीमेंट नहीं, मिलने का बुनियादी हक है, लॉ कहता है वाइड, ठीक है। बाप ने बेटे से कहा अब वादा करो जब तक 30 साल के नहीं हो जाओगे शादी नहीं करोगे, वैलिड एग्रीमेंट है। लॉ कहता है शादी करना हर एक का बुनियादी हक है, लेकिन 18 साल के बाद, 18 साल से पहले ये एग्रीमेंट वैलिड होगा, 18 साल के बाद नहीं हो सकता, हर एक का बुनियाद। तो इसी तरह कुछ चीजें, ट्रेड करना, ये जो मैंने आपको शुरू में एग्जांपल दी थी कि इस मार्केट में काम ना करो, ये लॉ कहता है हर पाकिस्तानी का बुनियादी हक है, पूरे पाकिस्तान में जिस जगह चाहे लीगल बिजनेस कर सकता है अपनी मर्जी का, आप थ्रू एग्रीमेंट उसे रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते, ठीक है। मैं कहता भाई मेरे साथ एग्रीमेंट करो, जब चार्टर्ड अकाउंटेंट बनोगे तो फिर फर्म में काम नहीं करोगे, इंडस्ट्री में करोगे, फर्म में काम नहीं करोगे, या टीचिंग में नहीं आओगे, टीचिंग में नहीं आओगे, बाकी जिधर मर्जी जाओ, मुझे खतरा है। मैंने कहा अपने फ्यूचर के कंपेटिटर जो है ना उन्हें अभी हैंडल कर लो। क्या ये एग्रीमेंट वैलिड है? नहीं। एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड, एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज, ये लॉ कहता है वाइड है। और भी एग्रीमेंट्स हैं पढ़ेंगे, क्यों? क्योंकि हर एक का बुनियादी हक। फिर लास्ट में कहते हैं कुछ एग्रीमेंट ऐसे, एग्रीमेंट देखें, इन्होंने क्वेश्चन पूछा था क्या एग्रीमेंट वर्बल भी हो सकते हैं कि रिटन होना लाजमी है? लॉ कहता है एग्रीमेंट वर्बल भी हो सकता है, रिटन भी हो सकता है, दोनों इक्वली वैलिड है। अब आपने ये नहीं सोचना वर्बल एग्रीमेंट है तो कोर्ट में कैसे प्रूफ होगा, वो वकीलों का काम है। वर्बल एग्रीमेंट भी वैलिड, रिटन भी। हां, कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो रिटन होना रिक्वायर्ड है, कुछ एग्रीमेंट्स हैं जो रिटन होना रिक्वायर्ड हैं, जिनको रिटन होना और इनके रजिस्ट्रेशन करवाना रिक्वायर्ड है। कौन कौन से? गिफ्ट, कौन कौन से? टाइम बार डेट, कौन कौन से? आर्बिट्रेशन है, आर्बिट्रेशन लड़ाई झगड़े के। टाइम बार डेट होता है बहुत पुराने, 3 साल पुराने एग्रीमेंट, उनको रिन्यू करवाना। गिफ्ट
बगैर कंसिडरेशन किसी को चाहिए था, ये एग्रीमेंट रिटर्न होना लाजमी है। बाकी के एग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकते हैं, भी हो सकते हैं। इसी तरह शायद मैंने एक और जगह पे पढ़ा था कि शायद प्रॉपर्टी के जो एग्रीमेंट होते हैं ना, वो भी रिटर्न होना लाजमी है। लेकिन बहरहाल हमारे सिलेबस में तो जो एग्जांपल दिए हम वही करेंगे। इसके बारे गिफ्ट समझ आ गया होगा। टाइम बार दैट आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, नहीं आर्बिट्रेशन का मतलब होता है लफ्ज़ी सुलह सफाई। दो पार्टी के दरमियान लड़ाई झगड़ा हो जाए ना, बिठा के सुलह सफाई करते हैं तो फिर एग्रीमेंट लिखते हैं, वो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट कहलाता है। ये दूसरा तीसरा पॉइंट समझ नहीं आया होगा क्योंकि अभी मैंने समझाया ही नहीं। नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करें। तो अभी आपने क्या करना है, फिर याद करना है गिफ्ट। ठीक है, ये लॉ ने कहा हुआ है और क्यों करेंगे आगे चैप्टर में इसका आंसर है। इन सब का आगे फर्दर डिस्कशन फ्यूचर सेक्शन। तो एसेंशियल्स क्लियर हो गए। ये था हमारा आज का लेक्चर। आज हमने क्या सीखा, हमने सीखे डेफिनेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और कुछ टर्म्स और एसेंशियल्स। आपने घर जाके तसल्ली से पढ़ना और याद करना। बल्कि ऐसा कीजिए, अभी क्विज स्टार्ट करने लगे हम, 2 मिनट आपके पास है, 2 मिनट में जितनी को रीडिंग करना चाहें कर सकते हैं। जी पॉज कीजिएगा जी। आज के क्विज का आगाज करते हैं। आज का आपका जो क्विज कोड है वो है 14167214। menti.com MENTI menti.com पे आपने जाना है, वहां पे कोड पूछेगा, कोड एंटर कीजिए, क्विज को आप ज्वाइन कर लेंगे। स्टार्ट करें अब हम। चलिए, आज के क्विज में हमारे 10 क्वेश्चंस हैं, तो स्टार्ट करते हैं वन बाय वन। सबसे पहले पहला क्वेश्चन आपका ये, जी। ये आपको पता है कि क्विक आंसर के भी मार्क्स होंगे, इसलिए अगर आंसर इजी है तो आपने उसको कोशिश करें क्विकली आंसर करें। जी बिल्कुल। ये बाबर अदील को सू नहीं कर सकता। अच्छा, क्विज यहीं तक कर लूं, लेकिन आपसे एडिशनल क्वेश्चन पूछ रहा हूं, क्यों नहीं कर सकता? लीगल प्रोविजन क्या है? हाँ, सोशल एग्रीमेंट्स में इंटेंशन टू क्रिएट लीगल रिलेशनशिप नहीं होती, इसलिए सू नहीं कर सकता। शाबाश, ये तकरीबन सबने ठीक जवाब दिया 101 के। चलें आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। जी, क्या ये वैलिड कॉन्ट्रैक्ट? देखिए, माइनर ने किया है तो ये तो वैलिड नहीं है, वो क्लियरली लिखा हुआ माइनर, ये वैलिड नहीं है। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट्स ने सही जवाब दिया, लेकिन ये इजी था, सबको आंसर करना चाहिए था माइनर का। ठीक है, ब्रैकेट नहीं देखी। चलें, आइंदा से जब क्वेश्चन खास तौर पे आई के पेपर में तो ब्रैकेट भी देख लीजिएगा, मेहरबानी। चलिए आगे चले। थर्ड क्वेश्चन, नहीं शोर नाम चाहिए। जी, क्या ये वैलिड एग्रीमेंट है? नहीं, ये वाइड नहीं है, वाइडेबल है। फ्री कंसेंट नहीं है, बताया था फ्री कंसेंट ना हो तो वाइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ एग्रीड पार्टी। यहां पे एग्रीड पार्टी कौन है? बाबर। तो ये कॉन्ट्रैक्ट वाइडेबल है एट द ऑप्शन ऑफ बाबर, तो वाइडेबल की ऑप्शन ठीक है। वाइड एग्रीमेंट नहीं भाई, बताया था वाइड एग्रीमेंट, वो हाँ जहां पे क्लियरली उसने लिख दिया कि ये एसेंशियल नहीं होगा ना तो वाइडेबल है, तो वहां पे वाइडेबल है। तो याद रखिएगा आइंदा सारी जिंदगी के लिए, अगर फ्री कंसेंट नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट वाइड है कि वाइडेबल है? वाइडेबल है। शाबाश, आगे चलते हैं। क्या ये वैलिड है? भाई
ये कैसे वैलिड हो सकता है? खुदा का, पब्लिक सर्विस, सरकारी नौकरी है, रिश्वत ले रहा है और आप कह रहे हैं वैलिड? भाई ये या तो लेने वाला या देने वाला, ये बोल हो गया मुझे लग रहा है। हाँ, वैलिड नहीं है, वॉइड है, वॉइड है और नहीं वैलिड है। सरकारी तो लीगली वैलिड नहीं है, वैलिड नहीं है, वॉइड है। रिश्वत लेना और देना कानूनन जुर्म है। हाँ जी, चलिए जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। जी क्या ये वैलिड है? नहीं, वॉइड है। एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ ट्रेड वॉइड है। एग्रीमेंट इन स्टेट ऑफ मैरिज वॉइड है। ठीक है, तो ये वॉइड है, वैलिड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 6। छोड़ के दिखा रहा है जी, क्या ये वाइड है? जी बिल्कुल वाइड है। कौन सा? वेजरिंग एग्रीमेंट है। वेजरिंग एग्रीमेंट इलीगल है और इलीगल एग्रीमेंट्स वाइड होते हैं। जुए का एग्रीमेंट क्या है? वाइड है। क्यों? इलीगल है। अखबार में खबर पढ़ते हैं ना, पुलिस ने दाव पे लगी हुई रकम बरामद कर ली। जी 16254, ये कौन है? 16254, शाबाश। और 15984, गुड। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन 7। जी सर्टन है या अनसर्टन? सर्टन कैसे हो गया? ऑयल की टाइप बताइए क्या उसने? कोई कोकोनट ऑयल चाहिए, आलमंड ऑयल चाहिए, कोई और तो धागा ऑफ करें यार, ऐसे ना करें। अरे लिखा हुआ लिखा, हाँ लिखा। अच्छा क्लियर वाली बात नहीं अज्यूम करनी, जो नहीं लिखी हुई वो अज्यूम करनी है। हाँ नहीं, क्वेश्चन में अगर उसके पास सिर्फ एक ही तरह का ऑयल होता तो क्वेश्चन में लाजमी लिखा होता। जी तो ये अनसर्टन है। आगे चलें। बोलिए ना, बोलिए ना, बोलिए ना भाई, बोलिए ना, चुप करके गौर फिक्र करने दे दूसरे स्टूडेंट्स को। जी नहीं क्यों? हाँ अनसर्टन, सर्टन क्यों? जी अमाउंट सर्टन है, वाइड हो सर्टन है, अमाउंट सर्टन नहीं है। 1000 भाई 500 का क्या 1000 का झगड़ा हो जाएगा कि नहीं बाद में? अमाउंट सर्टन नहीं है। नहीं अच्छा, अगर आर की जगह एंड होता ना ₹500 एंड ₹1000 तो फिर सर्टन होता, क्योंकि नॉर्मली हम ऐसे कहते हैं 1,50,000, तो 1,50,000 इसका मतलब 1.5 लाख, ये सर्टन होता। लेकिन 1,50,000 क्योंकि पता नहीं कौन सी है, एंड नहीं आ रहा है यार, ऐसे ना करे यार। आपने अजूम किया कि एंड है? अच्छा नहीं, मैं समझा शायद इसमें भी अजूम किया। अच्छा जी क्या ये वैलिड एग्रीमेंट है? नहीं। चलें ये तो अच्छी बात है, सबने इसको नो कर दिया। ठीक है, क्यों? रीजन क्या थी? मैजिक नहीं, एग्रीमेंट टू डू इम्पॉसिबल थिंग्स।
एग्रीमेंट पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस की वजह से। ये रीजनिंग आपको पता होनी चाहिए। रिटन फॉर्म में जब केस स्टडी अटेम्प्ट कर रहे होंगे ना तो उसमें हाँ रैली हाँ, यहाँ पे तो सिर्फ जाहिर है मेन कंसेप्ट हाँ यस नो। चलिए जी आखिरी क्वेश्चन। जी क्या ये वैलिड एग्रीमेंट है? नो सर। अच्छा ऐसे ना करें अब आप, ऐसे ना करें। ये वैलिड एग्रीमेंट है जो पढ़ रहे हैं तुम कर लेंगे। नहीं, अब तो हर चीज क्या भी सीपीजी फेर के रख देंगे, ऐसे ना करें। बुक कौन सी है? नहीं बुक है जो सामने पड़ी हुई थी उनके, जो भी उसका नहीं ये ठीक है क्वेश्चन, अभी आप जबरदस्ती बाहर निकाल रहे। चलिए आगे चलते हैं आगे बस। हाँ जी अब विनर्स की ना भैया प्राइज लेके आए हैं। हाँ जी चलिए शाबाश जी 16254 शाबाश 162। अच्छा ये मुझे कल पता चला है कि इसमें ऑप्शन है आप अपने फेसबुक का स्टेटस भी अपडेट कर सकते हैं। अब ये मुझे पता नहीं सबके पास ऑप्शन आती है कि सिर्फ विनर के पास आती है, लेकिन मेरा ख्याल है सबके पास ऑप्शन है। 16 कोई बात नहीं, आज से 2 साल 3 साल 5 साल 10 साल बाद जब देखेंगे हिस्ट्री अपनी तो याद आएगा आपको क्लास में बैठे थे, क्विज हुआ था, ये मैंने इनाम जीता था। 165 उसके बाद सेकंड 17539 भाई जल्दी से जल्दी 17539 किधर है वो एविडेंस, किधर है एविडेंस दिखाएं। इसके बाद नेक्स्ट 15454 थर्ड पोजीशन 15 हाँ जी 15607 और 13095। चलिए आज का लेक्चर यहाँ पे खत्म करते हैं हम। अल्लाह हाफिज।